नमस्कार। एचपीआरसी के द्वारा जो है वो 29 जून 2026 को जो है वो टीचर जियोग्राफी का पेपर डिस्कस किया गया था। अब ये टीचर जियोग्राफी का पेपर डिस्कस किया गया था, देखेंगे कि इस पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या क्वेश्चन आगे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा लिंक करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तो फिलहाल तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट इज द मेन चैलेंज फेस्ड बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू टूरिज्म। तो बोलते हैं कि टूरिज्म के कारण जब ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर हिमाचल में जो है वो आ जाते हैं, तो मेन जो दिक्कत होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, सार्वजनिक परिवहन में, वो क्या जो है वो होती है। अब देखिए, जब ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ जाता है, टूरिज्म का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, सबसे पहले ऑप्शन में बोलते हैं इंक्रीज ट्रैफिक प्रेशर, कि ट्रैफिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। दूसरे ऑप्शन में बोलते हैं लोअर डिमांड फॉर पब्लिक बसेस, कि पब्लिक बसेस के लिए जो है वो लोअर डिमांड जो है वो हो जाती है। और उसके बाद तीसरे ऑप्शन में बोलते हैं डिक्रीज इन टैक्सी यूसेज, की टैक्सियों का जो है वो यूसेज कम हो जाता है। और उसके आगे बोलते हैं कि रिडक्शन इन बस फ्लीट साइज, की बस फ्लीट साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हम बात करें, जो मेजर चैलेंज सबसे सामने आता है वो ये आता है कि जो ट्रैफिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। हिमाचल जो है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, रास्ते हर एक जगह पर जो है वो चौड़े नहीं हैं। शिमला जैसी सिटीज़ बहुत कंजस्टेड हैं और भी बहुत सारी सिटीज़ कंजस्टेड हैं, जहां जब वहां पर ट्रैफिक ज़्यादा आता है तो कई कई घंटे लंबा जाम जो है वो लगा रहता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो आती है, ट्रैफिक प्रेशर जो है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है। अगर टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो टूरिज्म, होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर है, ये जीएसवीए में कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो करता है। तो जीएसवीए में ये 7.77% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ये आपने ध्यान रखना है। 7.77% जो है ये जीएसवीए में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो इतना यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोलते हैं यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर सुख आश्रय एक्ट पास्ड इन 2023 एम्स टू इम्प्रूव केयर, प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस टू विच स्पेसिफिक ग्रुप बाय डिक्लेयरिंग देम एज अ चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। तो बोलते हैं कि वर्ष 2023 में पारित मुख्यमंत्री सुखाश्रय अधिनियम का उद्देश्य विशेष रूप से किस जनसांख्यिकी समूह की देखभाल, संरक्षण और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है, और उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट भी जो है वो बोला गया है। अगर हम देखिए बात करते हैं सुख आश्रय योजना की, तो सुख आश्रय योजना आपको पता होना चाहिए कि ये सुख आश्रय एक्ट है, ये 2023 में जो है वो पारित जो है वो किया गया था। और ये जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, इसमें जो दर्जा बच्चों को दिया गया है वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा जो है वो दिया गया है, ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर बोलते हैं कि चिल्ड्रन ऑफ स्टेट भी उनको घोषित किया गया है। अब इस अधिनियम का उद्देश्य आपको बताना है कि चिल्ड्रन एंगेज्ड इन हैजार्डस लेबर, की जो मतलब खतरनाक वाले लेबर में जो है वो बच्चे जो हैं उलझे हुए हैं, उनको जो है वो उनकी देखभाल करनी है, संरक्षण करना है, उनमें आत्मनिर्भरता लानी है। या फिर ऑर्फेंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन लिविंग इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, की जो अनाथ बच्चे जो हैं वो चाइल्ड केयर सेंटर्स में रह रहे हैं, उनकी देखभाल करना, संरक्षण करना, उनमें आत्मनिर्भरता लाना। या फिर फर्स्ट जनरेशन फीमेल लर्नर्स इन रूरल एरिया, की रूरल एरिया की महिलाओं की जो पहली जनरेशन है उसके ऊपर फोकस करना। या फिर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीवर माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन की समस्या से बच्चे जूझ रहे हैं, उनकी देखभाल करना। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, इसमें अनाथ बच्चों की बात की गई है। जो अनाथ बच्चे हैं उनको जो है वो क्या करना है, उनके अंदर सेल्फ रिलायंस लाना है, उनको जो है उनकी केयर करनी है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है, उनको स्पेसिफिक ग्रुप में जो है वो ऐड करना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये हमने पढ़ा है सुख आश्रय योजना के बारे में। आगे बोलते हैं रिकांगपिओ इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रिकांगपिओ जो है वो किन्नौर का हेडक्वार्टर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चंबा का हेडक्वार्टर चंबा में ही है, कुल्लू का हेडक्वार्टर कुल्लू में ही है, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो केलांग में जो है वो स्थित है। साथ में आपने ध्यान रखना, जैसे कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिरमौर का जो हेडक्वार्टर आता है वो नाहन में जो है वो सिरमौर का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। सिरमौर का हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना है। वैसे ही शिमला का हेडक्वार्टर शिमला में है, परंतु जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला में आता है। तो ये आसान क्वेश्चन है, परंतु चलो फिर भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, ऑन 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश बिकेम द डैश स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आप डेली भी यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की हुई है, तो ये पूरी संभावना थी कि इस पेपर में आप जो है वो लगभग 80 से 90% अच्छा परफॉर्म कर जो है वो आए होंगे, क्योंकि ये पेपर जो है वो एज पर अवर पैटर्न ही था, जो हम पैटर्न पढ़
पढ़ रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, चाहे टेस्ट सीरीज में है चाहे वो यूट्यूब पर है, उसके अकॉर्डिंग ही है। तो जनवरी 25 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो है वो कौन से नंबर का स्टेट राज्य घोषित किया गया था? ये 18वें नंबर का राज्य उस टाइम घोषित हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, मुख्यमंत्री YS परमार जो है वो उस टाइम हुआ करते थे, और 1971 में जो है वो हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का इसको दर्जा जो है वो मिल गया था। 1972 में कुछ जिलों को फिर से रिक्रिएट किया गया और टोटल नंबर ऑफ जिले जो है वो 12 जो है वो बना दिए गए थे। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। उससे पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 1956 से 71 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही जो था वो रहा था। ये भी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग soil type is best suited for apple cultivation in हिमाचल प्रदेश considering the region's economic geography। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो एप्पल जो है वो बैकबोन है किसानों की एक तरह से। तो बोलते हैं कि आर्थिक भूगोल के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? सबसे पहले बोलते हैं वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड गुड ऑर्गेनिक कंटेंट, या फिर दूसरे में बोलते हैं सैंडी सॉइल विद लो ऑर्गेनिक कंटेंट, क्लेल सॉइल विद पुअर ड्रेनेज, या फिर चौथे पर बोलते हैं रॉकी सॉइल इन मिनिमल डेप्थ। तो बोलते हैं देखिए यहाँ पर तो पहले ऑप्शंस एक बार ध्यान से पढ़ने थे, आंसर खुद ही निकल जाना था। यहाँ पर जो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल है, जो लोमी मिट्टी है जहाँ पर अच्छा पानी है और गुड ऑर्गेनिक कंटेंट जिसका है, वही सेब के लिए उपयुक्त जो है वो है ऑप्शन ए, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम एप्पल की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, एप्पल की बात यहाँ पर जो है वो हो रही है, तो एप्पल का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी में जो है वो रहता है। क्या कंट्रीब्यूशन एप्पल का जो है वो हिमाचल की इकॉनमी में रहता है, कितना % रहता है, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो एक बार जो है वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात एप्पल की कर रहे हैं तो एप्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप हिमाचल प्रदेश में जो है वो आती है। टोटल एरिया का ये 49.01% जो है वो ये जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, ये कॉन्स्टिट्यूट करती है। और अगर फ्रूट प्रोडक्शन में हम देखेंगे तो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का ये 77.58% हिमाचल प्रदेश में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। ये आपको पता होना चाहिए। 1950-51 में जो एप्पल के तहत एरिया था वो 400 हेक्टेयर था, परंतु 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर आते आते ये एरिया बढ़कर जो है वो 1,16,338 हेक्टेयर जो है वो हो गया है। इतना सब इसके बारे में आप नोट करना, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है विच फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज मेनली कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के वनों से मुख्य रूप से कौन सा वन उत्पाद प्राप्त किया जाता है। देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश के वनों की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के वनों से मुख्य रूप से जो है वो रेजिन प्रोडक्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम रेजिन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है ये रेजिन और जो तारपीन है उसकी एक फैक्ट्री भी जो है वो स्थित है। ये फैक्ट्री बिलासपुर के जो है वो रघुनाथपुरा में जो है वो स्थित है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो रेजिन और टर्पेंटाइन फैक्ट्री है, तारपीन फैक्ट्री है हिमाचल प्रदेश में, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो स्थित है, रघुनाथपुरा बिलासपुर में जो है ये स्थित है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो सही होना चाहिए। आगे बोलते हैं द स्टेट रन हिम केयर स्कीम प्रोवाइड कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख पर ईयर टू। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो हिम केयर योजना है ये प्रतिवर्ष 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाती है। किसको उपलब्ध करवाती है? यहाँ पर बोलते हैं फैमिलीज नॉट कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, कि जो फैमिलीज आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कवर नहीं है उनको, या फिर स्टूडेंट परस्यूइंग हायर मेडिकल एजुकेशन अब्रॉड, कि जो बच्चे बाहर जाकर हायर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको, या फिर अर्बन सिटीजन फॉर सेटिंग अप कमर्शियल फिटनेस जिम उनको, या फिर प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स टू एक्सपेंड इंफ्रास्ट्रक्चर, की प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करने के लिए। ये तीनों ही ऑप्शन बी, सी और डी इरेलीवेंट हैं। अगर कोई रेलिवेंट ऑप्शन है तो वो है ऑप्शन ए, फैमिलीज नॉट कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। जो परिवार आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कवर नहीं हुए हैं वो इस हिम केयर योजना के तहत जो है वो आते हैं, उनको 5 लाख तक की कैशलेस जो चिकित्सा सुविधा जो है वो उपलब्ध जो है वो करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच एग्रीकल्चर अप्रोच हैज़ बीन promoted by the government of हिमाचल प्रदेश in economic survey 2025-26 to support sustainable development and environmental conservation। तो बोलते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की अब यहाँ पर बात की जाने लगी है। बोलते हैं कि जो 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे है इसमें बोलते हैं कि
सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस कृषि पद्धति को बढ़ावा जो है वो दिया है। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जब भी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात की जा रही है तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात ज़रूर की जा रही होगी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो है। अब हम यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा क्या कुछ और भी जान सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि लगभग जो है वो 2.22 लाख किसानों को अभी जो है वो नेचुरल फार्मिंग के तहत जो है ट्रांजिट किया जा चुका है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये है कि जो ऐसी एग्रीकल्चर पद्धति को जो है प्रमोट करना है जो केमिकल फ्री हो, केमिकल फ्री खेती को जो है प्रमोट करने की बात यहाँ पर जो है वो की जाती है। ठीक है, ये आपको जो है वो पता चल गया। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमसे देखिए क्या पूछा गया, परंतु एक बात तो आपने यहाँ पर ज़रूर नोटिस जो है वो की होगी कि अभी HPRCA ने जो है वो HPGK के क्वेश्चन की वेटेज को इंक्रीज जो है वो थोड़ा सा कर दिया है। खैर अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRCA के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए, ये सेक्शन हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए इस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में अगर आप जो है वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंस पता है कि मेरिट में आने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आप इस जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ हमारे जुड़ सकते हैं। इस जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। अगर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तब आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या बोला गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं इन मई 2026 विच इंडियन स्टेट वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी। तो ये क्वेश्चन हमने देखना टेस्ट सीरीज जो हमने डिस्कस की है उसमें जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज नंबर 10 है, उसमें हमने ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया हुआ है। अब बोलते हैं कि मई 2026 में भारतीय राज्य कौन सा भारतीय राज्य है जिसको पहला कागज रहित न्यायपालिका घोषित किया गया है। मई 2026 में ही ये किया गया है और ये सिक्किम को जो है वो किया गया है। मैंने खासा जोर देकर कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन नवंबर 2025 विच कंपनी डिलीवर्ड द ह्यूमन रेटेड विकास इंजन फॉर एन इसरो मिशन। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने टेस्ट सीरीज में भी पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन हमने जो है वो एक पहले पेपर हुआ था स्पेशल एजुकेटर का, उसमें भी जो है वो हमने पढ़ा था। मैंने आपको 2-3 बार ये क्वेश्चन करवाया है, करंट अफेयर्स में भी हमने ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ रखा है। तो ये जो है वो विकास इंजन जो है वो गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है, ये हमने पूरी बात जो है वो पढ़ी थी। वहां पर हमने क्वेश्चन इस तरह से पढ़ा था कि गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा नवंबर 2025 में जो है वो इसरो गगनयान के लिए जो है कौन सा इंजन दिया गया है, तो वो हमने विकास इंजन पढ़ा था, परंतु यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया। इसीलिए अगर प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जो है वो आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपने जो है वो सही इसका आंसर किया होगा। आगे बोलते हैं हु वाज नेम्ड द मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 बैडमिंटन यूरोप अवार्ड्स। तो बोलते हैं कि 2026 में बैडमिंटन यूरोप अवार्ड्स का पुरस्कार जो है वो इसमें बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे जो है वो चुना गया है। अगर हम बैडमिंटन यूरोप की बात करते हैं तो ये जो है वो क्रिस्टोफर पोपोव, ये इनको जो है वो दिया गया है। फ्रांस के ये जो है वो प्लेयर हैं, ऑप्शन फ्रांस इसका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, अगले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिराकर। आगे बोलते हैं हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द UTT नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन सितंबर 2025। तो बोलते हैं सितंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित UTT राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ये जो है वो किसके द्वारा जो है वो जीता गया है, ये जीता गया है, इनका नाम आपने ध्यान रखना है, दिया चिटाले के द्वारा जो है वो जीता गया है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच डिमांड रिगार्डिंग द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज रिपीटेडली रेज्ड बाय द अर्ली इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बोलते हैं भारतीय सिविल सेवा के संबंध में प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सी मांग बार बार उठाई गई।
यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ट्रांसफर ICS कंट्रोल टू प्रिंसली स्टेट, कि ICS जो हुआ करते इंडियन सिविल सर्वेंट्स जो हुआ करते थे उनको जो है ट्रांसफ़र करने का जो है वो कंट्रोल प्रिंसली स्टेट्स के पास जो है वो दे दिया जाए। या फिर दूसरे में बोलते हैं यहाँ पर एबोलिश द ICS एग्जामिनेशन कम्प्लीटली, कि जो ICS एग्जामिनेशन है उसको कम्प्लीटली ही ख़त्म कर दिया जाए। या फिर बोलते हैं रिप्लेस ICS विद द प्रोविंशियल सर्विस कैडर, की ICS को प्रांतीय सेवा कैडरों से जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए। या फिर बोलते हैं कंडक्ट द ICS एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड इंग्लैंड, की जो भारत और इंग्लैंड में जो है वो एक साथ ICS परीक्षाओं का आयोजन जो है वो होना चाहिए। तो कांग्रेस की जो मांग थी, कांग्रेस जो बार बार मांग उठा रही थी वो यही मांग उठा रही थी कि बार बार जो है ये जो ICS का एग्ज़ाम होता है ये इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी एक साथ जो है वो होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं यहाँ पर व्हेन आ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास इनटू एयर अंडर विच कंडीशन डज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर। तो बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो किस स्थिति में जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो देखिए अगर हम सबसे पहला ऑप्शन ये जो दिया गया है ना कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो किस स्थिति में वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग द पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड विच सेक्टर एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज GDP। तो बोलते हैं 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का रहा है। तो सबसे बड़ा योगदान जो है वो सर्विस सेक्टर का रहा है। ऑब्वियस ही बात है, ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार पढ़ा है। आगे बोलते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। तो बोलते हैं कि पौधों के जीवन चक्र में फूलों का क्या महत्व है। बोलते हैं सबसे पहले कि दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन, की पौधे जो फूल हैं वो रिप्रोडक्शन और सीड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, की वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बोलते हैं दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, कि वो वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आगे बोलते हैं दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, की वो फोटोसिंथेसिस को जो है वो परफॉर्म करते हैं। देखिए अगर हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं प्लांट्स की लाइफ साइकिल में तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ए दिया गया है, यही सही होगा। दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं और सीड फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर बिना कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वो फूल खिलते हैं, सूख जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और जब वो नीचे गिर जाते हैं तो उनके जो बीज होते हैं वो नया पौधा जो है वो वहाँ पर एक जो है वो उगा देते हैं। तो वही तो इम्पोर्टेंस है फ्लावर्स की। यहाँ से बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये कहीं पर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस को। ये जनरल अवेयरनेस के, सच में ही जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं कि आप कितने अवेयर हैं, आप कितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पेपर में बैठे हुए हैं। आगे बोलते हैं व्हाई डज कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स व्हाइल सिलिकॉन फॉर्म कंपैरेटिवली फ्यूअर। तो बोलते हैं कार्बन लाखों यौगिक बनाता है जबकि सिलिकॉन उसकी अपेक्षा में जो है बहुत कम यौगिक बनाता है। तो सबसे पहले बोलते हैं सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, किसी भी लोग सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। या फिर कार्बन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन SI बॉन्ड्स, इनके सिलिकॉन बॉन्ड्स। तो इसका यही सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ही। ये टिपिकली थोड़ा साइंस का ही ज़्यादा डेप्थ में पूछ लिया गया था। आगे बोलते हैं व्हाई इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कंसिडर्ड अ गवर्नेंस रिफॉर्म रेदर देन मेयरली या ट्रांसपेरेंसी लॉ। तो बोलते हैं कि सूचना का अधिकार जो 2005 है उसको केवल पारदर्शिता कानून न मानकर शासन सुधार क्यों माना जाता है। क्योंकि इट स्ट्रेंथन्स एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को जो है वो स्ट्रेंथन करता है। कैसे, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर होती है। सिटीजन्स जो है वो आज के टाइम में RTI जो है वो मांग लेते हैं, तो वहाँ से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने में, या फिर एक डर उनका रहता है कि कोई RTI मांग लेगा, कहीं गलत करेंगे तो फंस ना जाए, तो वहाँ पर जो है वो एक जो है वो चीज़ रहती है। ठीक है, इट स्ट्रेंथन्स एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। कैसे करता है, थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेशन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग विंटर सीजन इन इंडिया। तो कौन सी विंड ऐसी है जो शीतकालीन मौसम में भारत में
भारत में स्थल से समुद्र की ओर जो है वो बहती है। तो ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो होती हैं। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं ये शीतकालीन मौसम के दौरान भारत में स्थल से जो है वो समुद्र की ओर जो है वो बहती हैं। आगे बोलते हैं फ्लावर्स ग्रोन इन ग्रीन हाउस विदाउट विंड और इंसेक्ट फेल टू प्रोड्यूस सीड्स, व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन। तो बोलते हैं कि हवा या कीट रहित ग्रीन हाउस में उगाए गए फूल बीज क्यों नहीं बना पाते। तो बोलते हैं हवा या कीट रहित ग्रीन हाउस में उगाए गए फूल बीज क्यों नहीं बना पाते। ये बीज इसलिए नहीं बना पाते, क्या पहले ऑप्शन में बोलते हैं सॉइल लैक्स न्यूट्रिएंट्स फॉर पोलन ग्रोन, ये तो गलत हो जाएगा कि सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। आगे बोलते हैं जर्मिनेशन कैन नॉट अक्कर विदाउट डायरेक्ट सनलाइट, कि बिना डायरेक्ट सनलाइट की जर्मिनेशन नहीं होती। या फिर पॉलिनेशन डज नॉट अक्कर बिकॉज देयर इज नो एजेंट टू ट्रांसफर पोलन टू द स्टेम। तो देखिए स्टिग्मा बोलते हैं यहाँ पर कि पॉलिनेशन नहीं होती, ये सही है, पॉलिनेशन ही नहीं होती बिकॉज वहाँ पर कोई एजेंट ही नहीं होता जो ट्रांसफर करेगा पोलन टू स्टिग्मा तक। तो ये ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस के बारे में ये बात पता चली होगी कि हवा या कीट रहित ग्रीन हाउस, बोलते हैं कि जो ऐसे फ्लावर्स जो ग्रीन हाउस में उगाए जाते हैं विदाउट विंड और इंसेक्ट फेल टू प्रोड्यूस फ्यूल, वो उग तो जाते हैं परंतु बीज पैदा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वो आपको पता चल गया यहाँ पर क्लियरली। आगे देखिए यहाँ पर चलते हैं, हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन अब आगे। बोलते हैं दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची पहचानिए। मित्रता को रेखांकित यहाँ पर जो है वो किया गया है। सच्ची मित्रता जीवन को खुशियों से भर देने वाली होती है या फिर अनुभूति है। तो यहाँ पर एक बात ये आप ध्यान रखना कि ये जो पेपर है ना इसकी PDF मैं सच आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर भी। ये जो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस वाली टेस्ट सीरीज में। अब देखिए मित्रता के यहाँ पर पर्यायवाची जो है वो पूछे गए हैं। तो मित्रता के पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर हम मित्रता के पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं तो मित्रता का पर्यायवाची शब्द यार हो जाएगा, संगी हो जाएगा, सहयोगी हो जाएगा, अब संयोगी हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा। एक ऑप्शन डी दोस्ती है। देखो यहाँ पर दिए भी कितने आसान गए थे। मित्रता का परीक्षा कैसे पर्यायवाची हो जाएगा, खेल कैसे हो जाएगा, गाड़ी कैसे हो जाएगा। यार ऑप्शंस तो ढंग के दे देते है ना। थोड़ा सा मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग बच्चा करता है, थोड़ा सा बच्चे का मन भी करता है कि वो मुहावरे पढ़कर अगले एग्जाम में जाए, पर्यायवाची पढ़कर अगले एग्जाम में जाए। ना ही मुहावरे भी इनके आसान होते हैं, ना ही मुहावरे पढ़ने का मन बच्चों का करता है, ना ही पर्यायवाची पढ़ने का मन बच्चों का करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो स्त्रीलिंग की दृष्टि से बोलते हैं सबसे पहले वाक्य में कि मेरी माता भोजन बना रहा है, ये तो गलत हो गया। वह छात्रा प्रश्न पूछ रहा है, ये भी गलत हो गया। महिला समाचार पढ़ रहा है, ये भी गलत हो गया। सुषमा प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो यही स्त्रीलिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य यहाँ पर जो है वो हुआ। आगे बोलते हैं उपयुक्त क्रिया विशेषण का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। श्रद्धा डैश बोल रही है, तो श्रद्धा घर घर बोल रही है, एक एक बोल रही है, धीरे धीरे बोल रही है, बीच बीच बोल रही है। श्रद्धा ऑब्वियसली धीरे धीरे बोल रही है, तो धीरे धीरे इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं था, यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं निम्न में से एकांत में किया जाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो एकांत में किया जाने वाला, जो एकांत में कोई कार्य किया जाता है उसको क्या एकाह बोलते हैं, नहीं। एकाकी बोलते हैं, नहीं। एकाक्ष भी नहीं बोलते, उसको जो है वो एकांतिक जो है वो बोला जाता है। ये ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं निम्न में से जो है वो कम ज्ञान वाला आदमी बहुत बोलता है, इस स्थिति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति चुनिए। कम ज्ञान वाला आदमी बहुत बोलता है, इसके लिए जो लोकोक्ति होगी वो क्या होगी, वो होगी कि अधिक जोगी मठ उजाड़, ये नहीं होगी। अधिक सियाने पर धूल पड़ती है, ये भी नहीं होगी। अधजल गगरी छलकत जाए, ये ऑप्शन सी। यहाँ से ही पता चल रहा है कि अगर गगरी आधी होती है ना तो वो छलकती रहती है फिर, ठीक है। वैसे ही ज्ञान आधा होता है ना तो वो भी वैसे ही छलकता है, ठीक है। कम ज्ञान वाला आदमी बहुत जो है वो बोलता है, इसका मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको रीअरेंज करना है, तो इसका जो है वो QSPR जो है वो हो जाएगा। क्योर्ड विद अ टाइमली विजिट टू द डॉक्टर बट इफ नेग्लेक्टेड इट मे
इट में स्पेल सीरियस ट्रेवल रिक्वायरिंग न्यूमरस ट्रिप्स टू द हॉस्पिटल। ठीक है, ये इसका जो है वो सही सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस फॉर्मेशन ही आपको यहाँ पर करनी थी। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसा आपको जो है सिलेक्ट करना है ऑप्शन जो इस सेंटेंस को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म में दिखाए। बोलते हैं टीम वर्कड टायरलेसली for months to develop a vaccine that would save millions of lives। तो यहाँ पर बोलते हैं कि the team had worked tirelessly for months to develop a vaccine that would save millions of lives। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं चूज द इडियम दैट बेस्ट रिप्लेसेस द फ्रेज अंडरलाइन इन द सेंटेंस ही इज कंसिडर्ड अ वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल पर्सन बाय एवरीवन इन द ऑफिस। तो यहाँ पर हो जाएगा अ क्यू फिश। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है वो किया गया है अ वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल पर्सन। तो इसके लिए जो फ्रेज होगा वो होगा अ क्वीर फिश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यहाँ पर बोलते हैं आपको अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनियम बताना है किसका, डिटेरियोरेशन का। तो डिटेरियोरेशन होता क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, फिर उसका अपोजिट मीनिंग देखेंगे। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है गिरावट होना, किसी स्थिति में गिर जाना, इस तरह से इसका मतलब होता है। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट दिया गया है, मतलब इम्प्रूवमेंट मतलब उसमें जो है वो सुधार होना, डिक्लाइन मतलब कम होना, गिरना। रिएक्शन तो आपको पता है रिएक्शन तो नहीं होगा। प्रोसीजर यानी कि जो उसको कार्य करने का कोई प्रोसीजर होता है, तरीका होता है, वो भी नहीं होगा। तो इम्प्रूवमेंट ही इसका होगा, जो अपोजिट मीनिंग होगा जो डिटेरियोरेशन का, वो यहाँ पर जो है वो इम्प्रूवमेंट ही जो है वो होगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन विच कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो बोलते हैं अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द यूज ऑफ वेपन्स और वॉर इज नोन एज। तो ऐसा पर्सन जो अगेंस्ट होता है वेपन यूज के वॉर में, तो उसको पैसिफिस्ट जो है वो बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, पैसिफिस्ट उसको बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस आफ्टर डैश कैरियर स्पैनिंग मोर देन 15 ईयर्स इन अ फुटबॉल द लीजेंड अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। तो आफ्टर रिमार्केबल होगा यहाँ पर, आफ्टर रिमार्केबल कैरियर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेस्ट शीट्स ग्रुप वाले बच्चों के साथ, वहां से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन शिमला दैट करंटली हाउसेज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा इज नोन एज। तो बोलते हैं कि शिमला में स्थित ऐतिहासिक भवन जिसमें वर्तमान में राज्य विधानसभा स्थित है, किस नाम से उसको जाना जाता है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट कर आप अपना आंसर जो है वो बताएंगे। इससे पहले हमने बायोलॉजी टीचर का पेपर जो है वो डिस्कस किया था, उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। काफ़ी डिटेल से इस पेपर को हमने डिस्कस किया है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप कमेंट कर अपना आंसर बताइए। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बाकी पंचायत सेक्रेटरी पटवारी की टेस्ट शीट्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वाली टेस्ट शीट्स ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करनी है, पढ़नी है आपको, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।